नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। पिछले सेशन में हमने मॉर्फिन सल्फेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसका यूज है, उसका मोड ऑफ एक्शन है, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, उसका नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं, टॉक्सिसिटी है, इन सब के बारे में स्टडी किया है। आज के इस सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि मॉर्फिन सल्फेट के एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन देखिए, व्हाट ड्रग इज गिवन टू रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन के इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है। मतलब क्या पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे, इसका एंटीडोट पूछ रहा है और सपने में भी पूछ ले तो याद होना चाहिए इसका एंटीडोट कौन है, नेलोक्सोन है। इसका एंटीडोट है नेलोक्सोन और ये आंसर करेक्ट है, याद होना चाहिए, डिस्कस किया हमने ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient is brought to the emergency department with a reported overdose of morphine. मॉर्फिन की ओवरडोज के साथ में पेशेंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। विच ड्रग डू यू एंटिसिपेट विल बी प्रेस्क्राइब्ड। ड्रग आप तो नहीं देने वाले हो, लेकिन आप ऑलरेडी किस ड्रग के लिए प्रिपेयर रहोगे कि कोई पेशेंट मॉर्फिन ओवरडोज का आया है, मॉर्फिन टॉक्सिसिटी का आया है, तो उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए अगेन वही ड्रग। क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया गया है, अदरवाइज क्वेश्चन के मायने वही हैं, मतलब वही हैं कि पेशेंट को एंटीडोट दिया जाना है जो कि मॉर्फिन के इफेक्ट को रिवर्स करे, दैट इज नेलोक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट हैज ब्रेस्ट कैंसर एंड इज इन हॉस्पिस केयर, शी हैज बीन टेकिंग मॉर्फिन सल्फेट। कौन सा मॉर्फिन है भाई, MS कॉन्टिन फॉर पेन कंट्रोल। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पेन रिलीफ फॉर कंट्रोल्ड रिलीज मॉर्फिन। ये MS कॉन्टिन जो है ये किस तरीके की मॉर्फिन है भाई, कंट्रोल्ड रिलीज मॉर्फिन है। और हम बताना भूल गए आपको प्रीवियस सेशन में, ये किस तरीके की ड्रग होती है, ये लॉन्ग एक्टिंग मॉर्फिन है। अब लॉन्ग एक्टिंग मॉर्फिन का तो आपको मतलब पता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए काम करेगी। ये 8 से 12 घंटे के लिए पेशेंट को पेन से रिलीफ दे देगी। शॉर्ट एक्टिंग कितनी देर के लिए देती है भाई, रिलीफ देती है 3 से 4 घंटे के लिए। अच्छे से पता होना चाहिए, MS कॉन्टिन कंट्रोल्ड रिलीज मॉर्फिन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग मॉर्फिन होती है और 8 से 12 घंटे के लिए रिलीफ देती है। ये हमने डिस्कस किया है प्रीवियस क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV मॉर्फिन टू ट्रीट चेस्ट पेन एसोसिएटेड विद acute MI, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट मॉनिटरिंग। यानी कि पेशेंट को चेस्ट पेन को ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या दे दिया, IV मॉर्फिन दे दिया। चेस्ट पेन भी किस वजह से हो रहा था, acute MI की वजह से पेशेंट को हो रहा था। पेशेंट की मॉनिटरिंग में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखेंगे, हमने देखो डिस्कस किया है, चीजें ऑलरेडी डिस्कस की हैं। ऑप्शंस जैसे ही देखेंगे पता लग जाना चाहिए। असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी स्टेटस, सही बोल रहा है क्या जी, एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि मॉर्फिन जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करती है। कहीं पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में नहीं चला जाए, पेशेंट ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसलिए पेशेंट की रेस्पिरेशन रेट जो हम पेशेंट का मॉनिटर करेंगे। पहली चीज होल्ड कीजिए, आंसर आपका सही हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड हमने तो आपको कहीं पर भी नहीं बताया प्रीवियस सेशन में, नहीं जी। मेजरमेंट एंड स्ट्रिक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इनटेक आउटपुट को कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं करता मॉर्फिन, ठीक है। यूरिनरी रिटेंशन कोज करता है, लेकिन वो इसके कंपैरिजन में इतना बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल विनस प्रेशर CVP को भी डिस्टर्ब नहीं करता कहीं से भी, इसलिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो पेशेंट की मॉनिटरिंग का क्या है, रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम्स के हिसाब से। पेशेंट विद एक्यूट चेस्ट पेन रिसीविंग IV मॉर्फिन सल्फेट, बताया हमने आपको IV मॉर्फिन सल्फेट कभी भी 5 मिनट से कम में नहीं दिया जाना चाहिए, ओवर 5 मिनट्स जो है वो दिया जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर इंटेंडेड effects of morphine in this patient, select all that apply।
यहाँ पर इंटेंडेड का मतलब क्या है, आपने क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऑलरेडी आप क्या चाहते हो जिसकी वजह से आपने चेस्ट पेन में मॉर्फिन दिया है। साइड इफेक्ट नहीं पूछ रहा, आप क्या क्या चाह रहे हो। चेस्ट पेन के केसेज में आपको क्या लग रहा है कि मॉर्फिन से ये रिजल्ट आने वाला है। रिड्यूसेज मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, हमने मॉर्फिन सल्फेट पढ़ते समय में शुरू में बता दिया था कि पेशेंट के पेन को कम करता है, पेशेंट की एंजाइटी को कम करता है, फियर को कम करता है, और इन सब के इफेक्ट में क्या है भाई, मायोकार्डियल ऑक्सीजन की डिमांड को भी कम करता है। इसीलिए एमआई में दिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये यहां पर क्लियर हो गया। सेलेक्ट ऑल अप्लाई के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में नहीं आते, लेकिन हमें तो यहाँ पर क्वेश्चंस के हिसाब से चीजें क्लियर करनी है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। प्रोमोट्स रिडक्शन इन रेस्पिरेटरी रेट। अब देखिए रेस्पिरेटरी रेट में रिडक्शन होता है, जी होता है, लेकिन हमने उसको इस काम के लिए नहीं दिया, उसको इसको प्रमोशन के लिए नहीं दिया है, तो ये हमारा इंटेंडेड इफेक्ट नहीं है किसको, मॉर्फिन देने का। प्रिवेंट्स वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग क्या होती है, वेंट्रिकुलर आर्किटेक्चर, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग प्रॉपर वेंट्रिकल के लिए, अदरवाइज हार्ट के साइज में, शेप में, उसके फंक्शन में चेंजेस आने को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग बोलते हैं। तो क्या मॉर्फिन वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग को प्रिवेंट करता है क्या, जी नहीं करता, कभी नहीं करता। ये हमें बताना चाहिए था आपको, लास्ट क्लासेज में नहीं डिस्कस किया हमने नर्सिंग इंटरवेंशंस में। ये वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग में कहीं से भी हेल्प नहीं करता। कोई ड्रग्स करती है क्या कार्डियो में, जो एसी इनहिबिटर्स हम देते हैं एंटी हाइपरटेंसिव जो हैं, वो वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग में हेल्प करती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिड्यूसेज ब्लड प्रेशर, जी ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है, हार्ट रेट को भी कम करने का काम करता है, और ये इंटेंडेड इफेक्ट्स हैं ताकि पेशेंट को एंजाइटी और फियर कम हो, जिससे ऑक्सीजन डिमांड पेशेंट कम हो जाए। रिड्यूसेज एंजाइटी एंड फियर, जी। तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम होना, ब्लड प्रेशर का कम होना, हार्ट रेट का कम होना, एंजाइटी और फियर का कम होना, ये हमारे इंटेंडेड इफेक्ट्स हैं किसके, मॉर्फिन को एडमिनिस्टर करने के। Next question is, a 60-year-old male patient comes into emergency department with a complaint of crushing substernal chest pain. Crushing substernal chest pain. अब ओल्ड पेशेंट में हम तो क्या सोचते हैं भैया एमआई का पेशेंट ही होगा, दिमाग में तो बना ही लेते हैं। That radiates to his shoulder and left arm. अब तो लगभग कंफर्म हो गया कि भाई acute एमआई का ही केस होगा। The admitting diagnosis is acute myocardial infarction. Exactly. Immediate admission orders include ऑक्सीजन दीजिए आप उसको 4 लीटर पर मिनट से, उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराइए, चेस्ट एक्सरे कराइए, 12 लीड ECG ले लीजिए, और 2 मिलीग्राम मॉर्फिन सल्फेट भी दे दीजिए उसको IV। इतना सारा काम आपको बोल दिया गया है। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सबसे पहले पेशेंट को मॉर्फिन लगा दीजिए ताकि पेशेंट का पेन भी कम होगा, जिसकी चीफ कंप्लेंट के लिए पेशेंट आया है आपके पास में। जैसे ही पेशेंट का पेन जो चीफ कंप्लेंट कम होगी, पेशेंट को जो रेस्पिरेशन में दिक्कत आ रही है, डिस्निया जो हो रहा है पेशेंट को, उसमें भी रिलीफ दे देगा पेशेंट को, और एंजाइटी और फियर भी कम हो जाएगा। इसके बाद में आप उसकी ECG देख लीजिए, एक्सरे देख लीजिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। ऑक्सीजन तो सेकंड नंबर पे आपको पेशेंट को लगा ही लेना है, ठीक है। तो दोनों में ही कंफ्यूजन आता है, मॉर्फिन या ऑक्सीजन, ऑलवेज मॉर्फिन। हमने बता दिया है आपको। कहीं पर क्या कोई कंफ्यूजन है किसी को, बच्चे को, तो कमेंट बॉक्स में या हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमारे आप मैसेज डाल करके हमसे पूछ कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, सर मॉर्फिन या ऑक्सीजन। क्योंकि कुछ एक बुक्स में आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि नहीं ऑक्सीजन जो है वो रेडीली अवेलेबल है, इसलिए पेशेंट को आप ऑक्सीजन लगा दीजिए। आपकी बात ठीक है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं है। पेशेंट को जब तक आप मॉर्फिन नहीं देंगे, जब तक पेशेंट की एंजाइटी, फियर और मायोकार्डियल रिड्यूस नहीं होगी, पेशेंट का मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कम नहीं होगी, तब तक ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मॉर्फिन जो है वो कंसीडर की जाती है ऑक्सीजन से भी ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट अंडरवेंट सर्जरी टू रिपेयर एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की सर्जरी हुई है, तो सर्जन ने इंसिजन दे दिया, कहाँ से लेकर के, जैफर्ड प्रोसेस से लेकर के प्यूबिस तक का इंसिजन लगा दिया।
2 दिन के बाद में दोपहर 12 बजे पेशेंट ने कंप्लेंट किया कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है। नोट कीजिएगा, यू चेक द प्रोग्रेस नोट्स। आपके पास में यहां पर देखिए प्रोग्रेस नोट्स हैं पेशेंट के, क्या क्या दिया गया है, क्या क्या हो रहा है पेशेंट को। इन द मेडिकल रिकॉर्ड एज शोन बिलो, साइड में दिखा है यहां पर। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कंट्रीब्यूटिंग टू द पेशेंट्स एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेशेंट का ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन किस वजह से हो रहा है, ये आपको बताना है। चलो पेशेंट के प्रोग्रेस नोट्स पढ़ लेते हैं। द पेशेंट इज रिसीविंग डेक्सट्रोज 5% 1000 ml in 8 hourly, nasogastric tube attached for the low suction and draining well. The patient has been NPO except the ice chips. The patient has had 10 milligram morphine. ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिवली एब्डोमिनल डिस्टेंशन को कम करने के लिए हम जनरली नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से क्या कर देते हैं भाई, सक्शनिंग कर देते हैं लो सक्शन पे। ठीक है, कुछ हुआ पेट में, निकल गया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं हो, इश्यू ही नहीं है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो हमने अभी डिस्कस किया था मॉर्फिन के साथ में, रीजन पोस्ट ऑपरेटिव इलियस होता है एक तो सर्जरी के बाद में, दूसरा मॉर्फिन जो है और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। किस वजह से? मॉर्फिन दिया गया 10 मिलीग्राम जीआई मोटिलिटी को कम कर रही है। जीआई मोटिलिटी में कम होना, रिडक्शन जो है वो पैरालाइटिक इलियस को कोज कर सकता है, और यही रीजन है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भाई एब्डोमिनल डिस्टेंशन को कम करने का काम करेगी, ना कि ज्यादा करेगी, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आई सिप से क्या हो रहा है भाई, वो तो पानी है, पेशेंट का गला नहीं सूखे, ठीक है ना, लिप्स थोड़े से, मुंह थोड़ा सा जो है वो वेट रह जाए, इसके लिए आई सिप्स देते हैं, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन कोज नहीं कर सकता कभी भी। आईवी फ्लूइड तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, डेक्सट्रोज 5% का। मॉर्फिन जो है हमने पढ़ा भी है, जीआई मोटिलिटी को कम करता है, जिसकी वजह से पैरालिटिक इलियस को इंडिकेट कर रहा है एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना मॉर्फिन के बाद में, सर्जरी के बाद में, इसी का कंट्रीब्यूशन है। आंसर इज मॉर्फिन। एक ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, लेकिन अब वो मॉर्फिन से रिलेटेड था तो हमने यहां पर रख दिया इसको, ताकि चीजें कुछ रिवाइज भी हो जाएं बच्चों की। यू आर टू एडमिनिस्टर 10 मिलीग्राम ऑफ मॉर्फिन सल्फेट। आपको ऑर्डर दे दिया गया कि पेशेंट को 10 मिलीग्राम मॉर्फिन सल्फेट देना है विथ 3 फ्रैक्चर्ड रिब्स। अब वो तो आगे की बात है, क्यों देना है, पेशेंट की रिब्स जो है फ्रैक्चर हो रखी है। द अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन फॉर दिस ड्रग इज 15 मिलीग्राम पर ml। आपके पास में जो दवाई है वो जो डोज वायल जो है वो क्या है, 15 मिलीग्राम पर ml वाली है, देना आपको 10 मिलीग्राम है, तो अब कितना ml आप दोगे इसको। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में बताने के तरीके अलग अलग होते हैं। हमने आपको जो इजीएस्ट वे है जहां से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, आपको अवेलेबल क्या है ये देखिएगा। सबसे पहले अवेलेबल क्या है, 15 मिलीग्राम, कितने में, 1 ml में, ऐसे ही लिखा है ना इसने, 15 मिलीग्राम पर का मतलब कितने में, ml मतलब 1 ml में 15 मिलीग्राम पर ml मतलब 1 मिलीग्राम, सॉरी 15 मिलीग्राम है 1 ml में, मतलब 1 ml में 15 मिलीग्राम है। जिस तरीके से आपने इसकी अवेलेबिलिटी लिखी है वैसे ही आपको जो इसको दिया जाना है वैसे लिखेंगे। कैसे, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, हमने यहां पर 15 मिलीग्राम पहले लिखा है तो आगे भी हम मिलीग्राम लिखेंगे। लिखा है क्या जी, जो दिया जाना है 10 मिलीग्राम लिखा है यहां पर। रेशियो क्या, अब कितने ml हमें देना है, कितने ml हमें लेना है वो तो हमें पता करना है, इसलिए हमने उसको x मान लिया। ये अंदर से अंदर वाले मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर से बाहर वाले मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? कैसे हो जाएगा, x को पहले करेंगे, 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, x की वैल्यू क्या आ गई 10/15, दोनों के दोनों 5 से कट रहे हैं, 2/3 मतलब 0.67 ml। 0.67 ml का मतलब क्या हो गया भाई, लगभग 0.7 ml आप पेशेंट को दे दीजिए। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका, 15 मिलीग्राम कितने में है भाई, 1 ml में है, लिख लीजिए। इज इक्वल टू, देन मिलीग्राम पहले लिखा तो 10 मिलीग्राम अब की बार लिख लीजिए, अपॉन कितना ml, ये x ml। ठीक है, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखिए 15x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/15, सेम वही चीज़ आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली, जो कैलकुलेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, और डीएसएस भी तो एक क्वेश्चन तो आपसे पक्का पूछेगा, नोट सेट भी आपसे पूछ लेता है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछता है, पहुंचेंगे हम तब वहाँ पर भी, पहले भी हमने बता रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मेथड से भी कर सकते हैं, ये मेथड और भी ईजी हो जाता है आपके लिए, थोड़ा सा क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू। Thank you. Thanks a lot for watching video.